हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 का आखिरी पाठ शुक्र तारे के समान। इसके लेखक हैं स्वामी आनंद। शुक्र तारे के समान में लेखक ने गांधी जी के निजी सचिव महादेव भाई देसाई की बेजोड़ प्रतिभा और व्यस्ततम दिनचर्या को उकेरा है। उनके जो महासचिव, निजी सचिव मतलब पर्सनल सेक्रेटरी, पीए, वो थे महादेव भाई देसाई। उनकी जो दिन भर की दिनचर्या थी, उनकी जो दिन भर वो कैसे अपना जीवन बिताते थे और वो कितनी उनके अंदर प्रतिभा थी, टैलेंट था, उसके बारे में इसमें बात की है। लेखक अपने इस रेखा चित्र के नायक के व्यक्तित्व और उसकी ऊर्जा, उनकी लगन और प्रतिभा से अभिभूत है। जो लेखक हैं वो बहुत उनसे प्रभावित थे देसाई जी की जीवनचर्या से और उनकी प्रतिभाओं से। रेखा चित्र कहते हैं किसी मनुष्य का अगर हम शब्दों से उसका खाका खींच दें, उसका कैसा प्रतिबिंब था उसको चित्र बना दें, शब्दों का चित्र, शब्द चित्र, उसको रेखा चित्र कहा जाता है। लेखक के अनुसार कोई भी महान व्यक्ति महानतम कार्य तभी कर पाता है जब उसके साथ ऐसे सहयोगी हो जो उसकी तमाम चिंताओं और उलझनों को अपने सर ले लें। एक मनुष्य अगर कोई बहुत उच्च पदवी पर पहुंचता है, कोई ऊंचा बनता है, बड़ा काम करता है, तो वो अकेला नहीं करता, कोई ना कोई उसका साथी अवश्य होता है और उसके साथ वाले लोग उसका सहयोग करते हैं, तब वो कोई काम कर पाता है। गांधी जी के लिए महादेव भाई और भाई प्यारेलाल जी ऐसी ही शख्सियत थे। गांधी जी के जीवन में भी दो लोग ऐसे थे, एक तो महादेव भाई जो उनके निजी सचिव थे और दूसरे भाई प्यारेलाल जी। ये दो ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने गांधी जी को हर कदम पे सहयोग किया और तब गांधी जी इतना महान कार्य कर पाए। तो अब हम इस पाठ का सारांश पढ़ेंगे। लेखक कहता है कि आकाश के तारों में शुक्र का कोई जोड़ नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि शुक्र तारा सबसे अनोखा है। जो ऊपर हमारा सप्तऋषि मंडल है उसमें जो शुक्र तारा है वो सबसे अनोखा है, उसका कोई जोड़ नहीं, उसके जैसा और कोई तारा नहीं है। भाई महादेव जी भी आधुनिक भारत की स्वतंत्रता के उषा काल में अपनी वैसी ही चमक हमारे आकाश को जगमगाकर देश और दुनिया को मुग्ध करके शुक्र तारे की तरह अचानक अस्त हो गए। ऐसे ही महादेव भाई हैं जो बिल्कुल शुक्र तारे की तरह चमके और दुनिया को अपनी चमक दिखा करके और अस्त हो गए। अस्त मतलब यहाँ से चले गए, दुनिया से चले गए, अर्थात उनका निधन हो गया। लेखक यह भी कहता है कि सेवा धर्म का पालन करने के लिए इस धरती पर जन्मे स्वर्गीय महादेव देसाई गांधी जी के मंत्री थे और ये इनका जीवन क्यों हुआ था? ये दुनिया की सेवा करने के लिए जन्म लिया था, यानी वो यहाँ पर आए और उन्होंने दुनिया की सेवा ही करते रहे। 1919 में जलियांवाला बाग के हत्याकांड के दिनों में पंजाब जाते हुए गांधी जी को पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था। अब जब आजादी से पहले जब जलियांवाला कांड हुआ था तो गांधी जी यात्रा कर रहे थे तो उनको पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी ने उसी समय महादेव भाई को अपना वारिस कहा था और उस समय उन्होंने महादेव वारिस को, जब उनको गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने महादेव भाई को कहा था कि वो मेरा वारिस है, वो मेरा उत्तराधिकारी है, अब मेरा कार्यभार वो संभालेगा क्योंकि मैं तो जेल में हूँ। लाहौर के मुख्य राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक पत्र ट्रिब्यून के संपादक श्री कालीनाथ राय को 10 साल की जेल की सजा मिली। अब इनको, जो कालीनाथ राय थे, ट्रिब्यून पेपर था इंग्लिश, उसके संपादक थे, उनको भी 10 साल की सजा मिल गई थी। लेखक कहता है कि गांधी जी के सामने जुल्मों और अत्याचारों की कहानियां पेश करने के लिए आने वाले पीड़ितों के दल गाम देवी के मणि भवन पर इकट्ठे आते रहते थे। लेखक कहता है कि गांधी जी के सामने जुल्म और अत्याचार की कहानियां लेकर के लोग उनके पास आते थे और कहते थे कि ये हमारे साथ हुआ, इतना अत्याचार हुआ, इतना अत्याचार हुआ। तब उनको पेपर्स में, न्यूज़पेपर में, समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता था कि लोगों को पता चले कि अंग्रेज सरकार, ब्रिटिश सरकार हमारे ऊपर कितना अत्याचार कर रही है। और सारे लोग कहाँ इकट्ठे होकर बात करते थे? मणि भवन में इकट्ठे होते थे। गाम देवी के जो गांव था उसके मणि भवन में इकट्ठे होते थे। महादेव उनकी बातों को विस्तार से सुनकर छोटे रूप में तैयार करके उनको गांधी जी के सामने पेश करता था। अब गांधी जी के पास इतना काम था कि वो सबकी तो मुसीबत सुन नहीं सकते थे, तो ये महादेव क्या करते थे, ये इकट्ठा करते थे सबको मणि भवन में, सबकी परेशानियां सुनते थे और उनको शॉर्ट करके छोटा सा नोट बना करके गांधी जी को बताते थे कि ये प्रॉब्लम लोगों को हो रही है। और आने वालों के साथ गांधी जी की आमने सामने मुलाकात भी करवाते थे। कुछ लोगों की जिनको जरूरी होता था उनसे गांधी जी की मुलाकात भी करवा देते थे। पीए का काम क्या होता है? यही काम करता सचिव। लेखक कहता है कि शंकर लाल बैंकर, उमर सोबानी और जमना दास द्वारकादास उन दिनों बंबई में 3 नए नेता थे। अब ये 3 नए नेता हैं, इनके नाम याद रखेंगे, शंकर लाल बैंकर, उमर सोबानी और जमना दास। ये उस समय बंबई के 3 नेता थे। इनमें अंतिम जमना दास द्वारिकादास श्रीमती बेसेंट के अनुयायी थे। अब इसमें से जो द्वारिकानाथ जी थे वो बेसेंट के अनुयायी मतलब फॉलोअर थे, उनको फॉलो करते थे। ये नेता यंग इंडिया नाम का एक अंग्रेजी पत्रकार भी निकालते थे। कौन? जमना दास। ये अंग्रेजी पत्रिका थी एक यंग इंडिया, वो पत्रिका इन्होंने निकाली थी। ये पत्रिका सप्ताह में 1 बार निकाली जाती थी। शंकर लाल बैंकर और उमर सोबानी
और जमुना दास द्वारकादास, तीनों नेता गांधी जी को बहुत मानते थे। ये तीनों गांधी जी को बहुत मानते थे और उनके सत्याग्रह आंदोलन में मुंबई के बेजोड़ नेता भी थे। अब ये तीनों मुंबई के नेता थे। सत्याग्रह में ये गांधी जी का बराबर साथ देते थे और गांधी जी को बहुत मानते थे। इन्होंने गांधी जी से विनती की कि ये यंग इंडिया के संपादक बन जाए। अब इन्होंने गांधी जी को रिक्वेस्ट करी कि हमारी जो पत्रिका है यंग इंडिया, उसके आप संपादक बन जाइए। गांधी जी ने तो इसकी सख्त जरूरत थी। उन्होंने विनती तुरंत स्वीकार कर ली। गांधी जी तो तुरंत चाहते ही थे कि वो किसी पत्र के संपादक बने और लोगों से बातचीत, अपनी बात कैसे पहुंचाए पत्रों तक, समाचार पत्र पत्रिकाओं तक। तो वो फट से इनकी बात मान गए और उन्होंने ये विनती स्वीकार कर ली। लेखक कहता है कि गांधी जी का काम इतना बढ़ गया कि साप्ताहिक पत्र भी कम पढ़ने लगा। अब गांधी जी का काम इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वो पत्रों में सवाल लिखते थे तो भी उनका मतलब पत्र भी कम पड़ जाते थे, उनका काम इतना ज्यादा था। लेखक कहता है कि गांधी जी और महादेव का सारा समय देश घूमने में बीतता था। गांधी जी पूरे देश में घूमते थे, लोगों को जगाते थे कि लड़ो, इन ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ो। गांधी जी और महादेव जहां भी होते वहां के कामों और कार्यक्रमों की भारी भीड़ के बीच में भी समय निकालकर लेख लिखते और भेजते थे। लेखक कहता है अभी गांधी जी और उनके जितने लोग थे वो सब जहां जहां भी होते, जहां जो हो रहा होता और लोगों को जरूरी होता बताना, उसके बारे में वो लेख लिखते और इन समाचार पत्रों में भेजा करते थे। लेखक कहता है कि भरपूर चौकसाई, ऊंचे से ऊंचे ब्रिटिश समाचार पत्रों की परंपराओं को अपनाकर चलने का गांधी जी का आग्रह और कट्टर से कट्टर विरोधियों के साथ भी पूरी सत्यनिष्ठा में से उत्पन्न होने वाली विनय विवेक युक्त विवाद करने की गांधी जी की शिक्षा, इन सब गुणों ने तीव्र मतभेदों और विरोध प्रचारक के बीच भी देश विदेश के सारे समाचार पत्रों की दुनिया में और एंग्लो इंडियन समाचार पत्रों के बीच भी व्यक्तिगत रूप से महादेव को सबका लाडला बना दिया था। अब बच्चों ये बहुत बड़ा सेंटेंस है, इसको छोटा करके समझते हैं कि महादेव जो थे वो सबके लाडले बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि वो क्या करते थे, गांधी जी के साथ चलते थे, पूरी सत्यनिष्ठा से काम करते थे, विरोधियों के बारे में कट्टरता से लेख लिखा करते थे और गांधी जी की जो शिक्षाएं थी उनसे सबको बताते थे और जो लोग मतभेद करते थे या विरोध करते थे उन सबका वो विरोध किया करते थे। और उन्होंने दुनिया भर में एंग्लो इंडियन समाचार पत्रों के बीच व्यक्तिगत रूप से पर्सनली लोग उनको बहुत पसंद करते थे महादेव को, क्योंकि वो गांधी जी का काम करते थे, सत्यनिष्ठा से काम करते थे, विरोध करने वालों को के बारे में लेख लिखते थे, जो कुछ भी गलत हो रहा है वो लोगों तक पहुंचाते थे। तो इन सब कामों के कारण उनको सबका लाडला बना दिया था, क्योंकि महादेव ने सभी कामों को बड़े सही ढंग से संभाल रखा था। इसीलिए सबके लाडले थे, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से काम करते थे। लेखक कहता है कि भारत में महादेव के अक्षरों को कोई सानी नहीं था। महादेव जब लिखते थे तो उनके जो अक्षर होते थे, शब्द होते थे, उनका कोई बराबरी नहीं कर सकता। मतलब लेखन कार्य तो बहुत लोग करते हैं, पर किसी किसी की लेखनी बहुत अच्छी होती है, वो बस पढ़ा और आपके दिल तक पहुंच जाएगा। तो महादेव ऐसा लिखते थे। कोई भी महादेव की तरह सुंदर लिखावट में नहीं लिख सकता। राइटिंग भी उनकी बहुत खूबसूरत थी। यहां तक कि वायसराय के नाम जाने वाले गांधी जी के पत्र हमेशा महादेव की लिखावट में ही जाते थे। जब वायसराय को कोई पत्र लिखना होता था गांधी जी को, तो महादेव ही लिखा करते थे। उनकी राइटिंग अच्छी होगी, उनके शब्द अच्छे होंगे। उन पत्रों को देख कर दिल्ली और शिमला में बैठे वायसराय लंबी सांस लेते रहते थे और वो इतने अच्छे शब्दों का प्रयोग करते थे, इतनी अच्छी लिखाई में लिखते थे कि दिल्ली और शिमला में बैठे जो वायसराय थे वो भी गहरी गहरी सांसें भरते थे। ओहो, क्या लिखता है ये आदमी। ये सब आप उनकी विशेषताओं में लिखेंगे महादेव की। भले ही उन दिनों भारत में ब्रिटिश सल्तनत की पूरी हुकूमत थी, लेकिन उस सल्तनत के छोटे बादशाह को भी गांधी जी की सेक्रेटरी यानी महादेव के समान सुंदर अक्षर लिखने वाला लेखक कहाँ मिलता था। अब उस समय जो ब्रिटिश सल्तनत थी उनके पास भी बहुत सारे लोग थे लिखने वाले, लेकिन महादेव जैसा सेक्रेटरी सबको तो नहीं मिलता जो इतने सुंदर अक्षर में लिखता था। ऐसा लेखक सबके पास नहीं था। बड़े बड़े सिविलियन और गवर्नर कहा करते थे कि सारी ब्रिटिश सर्विसेज में महादेव के समान अक्षर लिखने वाला कहीं खोजने से भी नहीं मिलेगा। ये खास बात थी महादेव की। लेखक कहता है कि महादेव का शुद्ध और सुंदर लेखन पढ़ने वाले को मंत्रमुग्ध कर देता था। मतलब इतना शुद्ध लिखते थे, बिना गलती के, बहुत सुंदर लिखते थे और बहुत अच्छे अक्षरों का, शब्दों का प्रयोग करते थे। तो वो मंत्रमुग्ध, मतलब आपको खिंचे चले जाते थे लोग उनकी लिखाई की तरफ। लेखक कहता है कि महादेव एक कोने में बैठकर अपनी लंबी लिखावट की सारी चर्चा को लिखते रहते थे। जो कुछ भी बातचीत होती थी उनको वो लिखा करते थे। मुलाकात के लिए आए हुए लोग अपनी मंजिल पर जाकर सारी बातचीत को टाइप करके जब उसे गांधी जी के पास ओके करवाने के लिए पहुंचते तो भले ही उनमें से कुछ भूले या खामियां मिल जाएं, लेकिन महादेव की डायरी में या नोट बही में कोई भी गलती नहीं होती थी। यहां तक कि कॉमा मात्रा की भी भूल नहीं होती थी।
मतलब टाइपराइटर से टाइप किए गए लेटर्स में भी गलतियां निकलती थी, लेकिन महादेव के द्वारा लिखे हुए नोट और डायरी में कभी कॉमा और मात्रा की भी एक भी गलती नहीं निकलती थी। इतना सटीक लिखते थे वो। लेखक कहता है कि गांधी जी हमेशा मुलाकात के लिए आए हुए लोगों से कहते थे कि उन्हें अपना लेख तैयार करने के लिए पहले महादेव के लिखे नोट के साथ थोड़ा मिलान कर लेना था। इतना सुनते ही लोग दांतों तले उंगली दबा जाते थे। जब कोई लोग उनके आगे लेख लिख कर आते बोलते थे, अरे जाओ पहले महादेव ने जो लिखा उससे मिलान करो, पहले मैच करो जाकर के, तब मेरे पास लेकर आना। तो लोग दांतों तले उंगली दबाना मुहावरा है, यानी शर्मा जाते थे लोग। लेखक कहता है कि जिस तरह बिहार और उत्तर प्रदेश के हजारों मील लंबे मैदान गंगा, यमुना और दूसरी नदियों के परम उपकारी सोने की कीमत वाले कीचड़ के बने हैं, मतलब जो उत्तर प्रदेश और बिहार से जब लोग आते हैं तो गंगा जमुना जो नदियां हैं उनका जो कीचड़ होता है वो भी सोने का होता है। गंगा और जमुना से लाई गई जो मिट्टी होती है वो भी बहुत कीमती होती है, बहुत काम आती है। तो वो कीचड़ भी सोने का रूप होता था। उसी तरह यदि कोई इन मैदानों के किनारे 100 कोस भी चल लेगा तो भी रास्ते में सुपारी फोड़ने लायक एक पत्थर भी कहीं नहीं मिलेगा। मतलब अगर उनके साथ महादेव के संपर्क में आने वाला कोई भी व्यक्ति ठेस या ठोकर के बारे में तो बात की तो दूर, खुरदुरी मिट्टी या कंकड़ी भी कभी नहीं चुभती थी। यह उनके कोमल स्वभाव का ही परिणाम था। मतलब वो स्वभाव भी बहुत कोमल था। उनके अगर कोई संपर्क में आता था उसको जरा भी कोई तकलीफ नहीं होती थी। कभी ऊंची आवाज में उससे बात नहीं कहते थे। लेखक कहता है कि उनका यह स्वच्छ स्वभाव उनके संपर्क में आने वाले व्यक्ति को चंद्रमा और शुक्र की तरह, चमक की तरह मानो दूध से नहला देता था। मतलब वो खुद तो शुक्र तारे के समान थे ही, उनके आसपास उनके संपर्क में जो भी आता था वो भी दूध से नहा करके स्वच्छ और कोमल हो जाता था। मतलब उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा था। लेखक कहता है कि उनके स्वभाव में डूबने वाले के मन से उनकी इस मोहनी का नशा कई कई दिन तक नहीं होता था। उनसे अगर एक बार मिल ले तो कई दिनों तक असर रहता था, मन से बात नहीं जाती थी। महादेव का पूरा जीवन, उनके सारे कामकाज गांधी जी के साथ इस तरह मिल गए थे कि गांधी जी को अलग करके अकेले उनकी कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती। गांधी जी और महादेव, इस तरह से उनके काम और वो इतने मिले हुए थे कि अलग से गांधी जी की या अलग से महादेव की कल्पना नहीं की जा सकती थी। वो दोनों साथ में ही याद किए जाते हैं। लेखक कहता है कि सन 1934-35 में गांधी जी वर्धा के महिला आश्रम में और मंगनवाड़ी के लिए में रहने के बाद अचानक मंगनवाड़ी से चलकर सेगांव की सरहद पर लगे एक पेड़ के नीचे जा बैठे। उसके बाद वहां एक दो झोपड़ बने और फिर धीरे धीरे मकान बनकर तैयार हुए। जब तक ये काम हो रहा था तब तक महादेव भाई दुर्गा बहन और चिरंजीव नारायण के साथ मंगनवाड़ी में ही रहे। वहीं से वे वर्धा की सहन ना की जाने वाली गर्मी में रोज सुबह पैदल चलकर सेवाग्राम पहुंचते। वहां दिन भर काम करके शाम को वापस पैदल पहुंचते थे। गांधी जी जहां रहते थे वहीं जाकर के ये भी रहते थे, चाहे इनको कितनी दूर भी काम के लिए जाना पड़े। तो जब मंगनवाड़ी में गांधी जी रहे एक पेड़ के नीचे और धीरे धीरे वहां कुटिया और फिर घर बने, तो महादेव भी गांधी जी के साथ वहां रहते थे और वहां से मंगनवाड़ी से सेवाग्राम तक पैदल चलकर रोज जाते थे सुबह और वहां से काम करके शाम को घर लौटते थे। इस बात से क्या मतलब है कि वो गांधी जी का साथ नहीं छोड़ते थे, चाहे उनको कितना भी कष्ट उठाना पड़े, वो बराबर उनके साथ रहते थे। लेखक कहता है कि वे लोग हर रोज आते जाते पूरे 11 मील चलते थे। मतलब आना और जाना मिलाकर 11 मील चलते थे। 11 मील जो है वो किलोमीटर से भी बड़ा होता है। रोज रोज का यह कम लंबे समय तक चला। रोज रोज का काम ये लंबे समय तक चला। बहुत दिनों तक उन्होंने ये चलना, पैदल जाना आना किया। उनकी बिना समय की मृत्यु के कारण वह एक कारण माना जा सकता है। उनकी जो बेसमय मृत्यु हो गई, जल्दी ही मृत्यु हो गई, शायद वो जो इतनी मेहनत करते थे वो उसका एक कारण रहा होगा। लेखक कहता है महादेव की मौत का घाव गांधी जी के दिल में उनके जीते जी बना ही रहा। गांधी जी जब तक जीवित रहे उनके हृदय में महादेव की मृत्यु का घाव जो था वो बराबर हरा रहा। वे भर्तहरि के भजन की यह पंक्ति हमेशा दोहराते रहे, एरे जख्म जोगे नहीं जशे। यह घाव कभी योग से नहीं भरेगा। गांधी जी हमेशा एक लाइन दोहराते थे। किसकी पंक्ति थी ये? भर्तहरि की पंक्ति थी भजन की, कि एरे जख्म जोगे नहीं जशे। ये जख्म जो है वो योग से नहीं जाएगा, जशे नहीं जाएगा। बहुत साल के बाद भी जब गांधी जी को प्यारेलाल जी से कुछ कहना होता तो उस समय भी अचानक उनके मुंह से महादेव ही निकल जाता। कभी कभी हम किसी का से इतनी घनिष्ठ होते, इतने पास होते हैं उसके, कि हर बात पे उसका ही नाम निकल जाता है। तो जब भी गांधी जी को बाद में कभी प्यारेलाल से कुछ कहना होता था, वो भी इनके सचिव रहे, तो उनके मुंह से हमेशा महादेव ही निकल जाता था, क्योंकि उनकी आदत में महादेव आ चुका था। तो ये था महादेव का व्यक्तित्व और उनकी विशेषताएं। उम्मीद है बच्चों कहानी समझ में आ गई होगी। ये था पाठ का सार, लेकिन आपको पूरा पाठ एक बार पंक्ति बाय पंक्ति पढ़ना होगा। मिलते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ अगले वीडियो में। गुड बाय।